Before watching the video, don't forget to subscribe the channel and enable bell notification to never miss an update from us. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एंट्री ऐप। मैं आपका कॉन्ट फैकल्टी संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एंट्री ऐप पे। तो ये सीरीज हमारी चल रही है प्रीवियस ईयर बैंक एग्जाम्स की क्वेश्चंस की। तो आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज से ऑलमोस्ट प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन हमें जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा परसेंटेज टॉपिक पे बेस्ड आपको डीआई भी पूछी जाती है कि लाइक आपको डीआई में मोस्टली 1 से 2 क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं परसेंटेज से रिलेट होता हुआ आपको मिलेगा, जैसे कि कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में परसेंटेज का ही क्वेश्चन रहता है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स चीजों की जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू एटलीस्ट 1/20 तक आपको याद होना चाहिए। बेस परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि कोई भी वैल्यू का 100% यानी वो वैल्यू खुद होगी, सेम होगी, यानी उस वैल्यू का 1 यानी कि वो वैल्यू खुद 100%। जैसे कि ये परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए मैंने कहीं इनडायरेक्ट वे में आपसे कुछ चीजें पूछ लेता हूं। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 56.25%, जस्ट अ सेकंड, मैंने आपसे पूछ लिया 56.25% ऑफ 1120, ठीक है। तो आप मुझे इस चीज को, ये स्टेटमेंट को देखिए, सिंप्लीफिकेशन में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कहीं मान लीजिए जैसे कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, उसमें भी ये ऐसे कोई वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। मान लीजिए 56.25% निकालनी पड़ेगी किसी भी वैल्यू का, तो आपके माइंड में आएगा यार ये तो बड़े नंबर्स हैं, इसको बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है। लेकिन इसको आप शॉर्ट कर सकते हो कैसे, जैसे इसको हम ब्रेक डाउन करके ऐसे कर सकते हैं कि 56% 50% प्लस 6.25%, 50% कोई भी वैल्यू का हाफ, यानी इस वैल्यू का आप हाफ कर दो। और 6.25% क्या होता है किसी भी वैल्यू का, वो होता है 1/16, यानी इस वैल्यू का 1/16 आपको करना है। क्लियर है कि नहीं, ये चीज मुझे बता दीजिए। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू आपको शॉर्ट करने में हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी फ्रैक्शंस वैल्यू होती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि 44.44% की मुझे फ्रैक्शंस वैल्यू बता दीजिए क्या रहेगी, तो ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, वो रहेगी आपकी 4/9, क्योंकि 11.11% की वैल्यू आपको पता है, तो इसका 4 गुना यानी 4/9, ठीक है। तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1/20 तक आपको याद रखनी पड़ेगी। इससे आपके सिंप्लीफिकेशन में भी आपकी हेल्प होगी, डीआई में भी आपकी हेल्प होगी, परसेंटेज के क्वेश्चंस को सोल्व करने में भी आपकी हेल्प होगी। क्लियर है। तो ये टेबल एटलीस्ट 1/20 तक आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है कि इसको 1/20 तक याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, आप याद रखो इनको। इसके साथ साथ इनके क्वेश्चंस की कुछ पॉइंट है, जैसे कि अगर मैं आपको कहूं कि मुझे 18% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, जैसे 18.18%, तो आपके माइंड में सीधा ये नहीं आना चाहिए यार क्या होगा, ये सीधा आपके माइंड में ये चीज आनी है 2/11, क्योंकि 1/11 है, 9.09 है, तो 18.18 कितना आ जाएगा 2/11। सेम इसी तरीके से बाकी की कुछ वैल्यूज हैं, ठीक है, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने अगर आपको कहा 87.5% बताओ, ठीक है, तो आपके माइंड में क्या थॉट आना चाहिए, 7/8 सीधा, क्योंकि 1/8 है कि किसके इक्वल होता है 12.5%, तो 7/8 क्या होगा आपका 87.5%। ये कुछ चीजें हैं जो शॉर्ट वैल्यूज हैं, जो आपको इजी रहेंगी आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करने में और आपका टाइम बचाने में। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके टेबल्स और स्क्वायर वगैरह ना, वैसे भी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको क्या दे रखा है, रमेश हैज 20% सेविंग विद हिम फ्रॉम हिज मंथली सैलरी इफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज 25% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर एंड हिज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लोथिंग इज दिस, फाइंड द इज सेविंग। आपको सेविंग बतानी। देखो, इसको करने के 2 मेथड्स हैं। एक है सिंपल मेथड, जो आप देखोगे कि कोई भी आपने एक्स मान लिया, मान लीजिए इसकी सेव आप इनकम एक्स मान लो, तो उसका 20% सेविंग है, यानी कि इसका 80% क्या है एक्सपेंडिचर है। एक होता है जिसको मैं अपने एंड से ट्री मेथड बोलता हूं, आपने काफी टाइम ये देखा भी होगा। इसको ट्री मेथड क्यों बोलते हैं, मान लेते हैं कि उस रमेश की जो इनकम है वो 100 रुपीज है, ठीक है, एक बार हम मान लिया। अब इसने क्या कहा कि रमेश ने उसके 20% क्या किया, उसमें से सेविंग कर ली। तो यानी अगर 100 रुपए रमेश के पास है तो उसकी सेविंग कितनी होगी, इसका 20% यानी 20 रुपए, यानी इसके बचे हुए एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे 80, ठीक है। और जो बची हुई सैलरी का 20% सेविंग है, तो यानी बचे हुए इसके एक्सपेंडिचर लगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गए। अब उसके एक्सपेंडिचर में 25% क्या है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर का 25% क्या क्लोथिंग का है। अब आप बताओ किसका एक्सपेंडिचर कितना है, 80 है, तो 80 का 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, यानी 80 का 1/4, 80 का 1/4 यानी 20, यानी 20 क्या इसकी क्लोथिंग के एक्सपेंसेस है, ठीक है। यानी क्लोथिंग को छोड़ के इसके एक्स्ट्रा कितने हो गए 60, क्योंकि टोटल 80 इसके एक्सपेंसेस हैं, इसमें से 20 क्लोथिंग के, तो 60 क्या होंगे अदर एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो यानी इसने क्या कहा कि हिज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ के, क्लोथिंग को छोड़ के 3600 है, यानी 60 यूनिट की वैल्यू हमें 3600 दे दी।
और हमसे क्या पूछा, इसकी मंथली सेविंग। ठीक है, तो 60 यूनिट की वैल्यू 3600 है और इसकी सेविंग कितनी होगी 20, तो 20 की वैल्यू निकाल दो। 20 एकम 20, 20 थी 60, 3 से इसको कैंसिल आउट करोगे 1200 आ जाएगा। तो यानी कि इसकी सेविंग्स कितनी आएगी, 1200 रुपए आ जाएंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए कितना ईजी हो गया आपके लिए। इसको माइंड में आप कैसे कर सकते हो, देखो बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, जितनी आपकी कैलकुलेशन अप्रोच और परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू इजी रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आप मानो कि माइंड में कि 100 रुपीज उसके पास है, 20 अगर उसके सेविंग है यानी 80 उसके एक्सपेंडिचर हो गए। 80 याद रखने में कोई बड़ी बात नहीं। अब 80 का इसने कहा कि 25% क्या है इसका क्लोथिंग का, तो 80 का 25% यानी 1/4 यानी 1/4 यानी 20, यानी 20 का क्लोथिंग का, 20 को छोड़ के 80 में से 20 घटाओगे यानी 60 की वैल्यू आपको 3600 दे रखी है। 60 की वैल्यू अगर 3600 तो 20 की बतानी है। जो 60 की वैसे भी आप काट सकते हो 600 600, 20 से 20 कैंसिल आउट करके इसको 6 से 36 यानी 20 का 120 यानी 1200 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये माइंड कैलकुलेशन पे आपका डिपेंड करेगा। मैं माइंड कैलकुलेशन पे बार बार फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको जो बच्चे आप जिनके अपने मार्क्स देख रहे होंगे, काफी आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखी होंगी कि उनके क्वांट में बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन्होंने कुछ अलग जादू नहीं कर रखा या फिर उन्होंने कुछ अलग चीजें नहीं कर रखी, सिर्फ उनकी यही अप्रोच रहती है कि वो कैलकुलेशन को बिना पेन पेपर करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। हर एक चीज बिना पेन पेपर पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अपने एंड से बेस्ट कर सकते हैं, जिसमें से है कैलकुलेशन स्पीड, बेसिक टेबल्स, जो आपके परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू है, स्क्वायर क्यूब्स, इनको हम अच्छे से कर सकते हैं। अगर इनको एक बार कर लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, अब यहाँ पे एक आपको पता है कि परसेंटेज टॉपिक है, इसमें आपको ये परसेंटेज में क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जो आपके इनकम वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि सैलरी हो गई, उसमें कुछ रेंट पे, कुछ ग्रोसरीज पे दे दिया, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल इस पूरे परसेंटेज टॉपिक की बात करें ना, तो ये फ्रैक्शंस वैल्यू के इर्द घूम रहा है, यानी इसके आसपास घूम रहा है। जितनी फ्रैक्शंस वैल्यू आपको अच्छे से याद है या फिर कैलकुलेशन की स्पीड आपकी अच्छी है, उतना ही आपके लिए इजी हो जाएगा। जैसे इस टॉपिक को देखो, ट्री मेथड से ही मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्या कह रहा है, मनोज gave 60% of his salary to his wife and invested rest amount in mutual funds. His wife spent 30% of amount on grocery and 20% on rent. From the remaining amount she purchased gold worth rupees 18,000. Find the salary of मनोज। मनोज की आपको सैलरी बतानी है, कुछ नहीं करना। अब वही ट्री मेथड लो, आप मानो कि 100 रुपए मनोज की सैलरी है, हमने मान लिया 100 रुपए मनोज की सैलरी है। मनोज क्या करता है, अपनी सैलरी का 60% अपनी सैलरी का अपनी वाइफ को दे देता है। ठीक है, और जो रेस्ट अमाउंट है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है। यानी 100 का 60% अगर अपनी वाइफ को देता है, यानी 40% वो म्यूचुअल फंड में करता है। तो अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं तो कितना करता है, 40 रुपीज। अगर 100 रुपए उसकी सैलरी है तो उसका 40% यानी 40 रुपए, तो वो म्यूचुअल फंड में 40 रुपए करेगा। यानी बचे हुए जो पैसे हैं वो 60% वो अपनी वाइफ को देता है। तो अपनी वाइफ को उसने कितने रुपए दिए, अगर उसकी 100 रुपए सैलरी है तो 60 रुपए देगा। क्लियर है। अब उसकी वाइफ ने क्या किया कि उसकी वाइफ ने स्पेंड कर दिया 30% ऑफ अमाउंट ऑन ग्रोसरी एंड 20% ऑन रेंट। ठीक है, तो यानी 30 और 20 यानी 50% उसने ग्रोसरी और रेंट पे कर दिया। यानी इसका 50% कितना हुआ, 30, यानी 30 रुपीज इसने ग्रोसरी प्लस रेंट दोनों पे कर दिया। ठीक है, यानी 60 का 50% कितना होगा, 30 होगा ना, इसका आधा। तो यानी इसके पास कितना बचा, 30। और उसके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या थी, उसने गोल्ड खरीद लिया, यानी बचे हुए अमाउंट यानी 30 रुपए की इसने गोल्ड खरीद लिया, और जिसकी वैल्यू हमें 18,000 की कुल दे रखा है। इस 30 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 18,000। अब आपसे जो भी पूछा आप निकाल लो, सैलरी पूछी है यानी 0 से 0 काट दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 6 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 100 यूनिट की यानी 2 0 लगा दो, इसकी सैलरी आ गई हमारे पास 60,000, यानी ऑप्शन नंबर ए। बताइए इस क्वेश्चन में क्या एक ऐसी चीज थी जो नहीं आएगी, कुछ बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ना, एक्स वाई हमने माना, सीधा अपने वैल्यू अज्यूम की। अब आप ये माइंड में मत रखना कि आप 100 मान के करो। आपको लगता है कि हाँ यार कैलकुलेशन 100 पे सही है, यानी कि कुछ वैल्यूज क्या होती है, कई बार नंबर्स ऐसे घुमाए होते हैं कि वो 100 पे कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। जैसे अगर मान लो इसके और आगे डिटेल में दे दिया जाता, जैसे इसकी वाइफ ने यहाँ 60 रुपए है, उसके पास इसने मान लीजिए 18% दे देता, तो यहाँ पे पॉइंट में आंसर आता। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि 100 रुपए की जगह उसको 1000 रुपए मान लो, और पॉइंट पे भी कोई बड़ी बात नहीं, उसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजों को कैसे समझते हो, आपको चीजों को कैसे घुमाना आता है, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है कि आप नंबर से कैसे खेल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आईबीपीएस 2020 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ, ही सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग, द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी इज दिस एंड द रिमेनिंग सैलरी आफ्टर सेविंग। सेविंग के बाद की बता रहा है कि रेशियो है जो एक्सपेंसेस का। इफ हिज एक्सपेंसेस ऑन द मेडिसिन वाज रुपीज 2700, फाइंड द मंथली सैलरी। वही एक ट्री मेथड का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है अभी तक कि ट्री मेथड के बेसिस पे ही इसको आपको सोल्व करना है।
देखो एक मैन है, उसके पास 10% जो उसकी सैलरी होता है उसका 10% वो पीएफ में सेव कर देता है, प्रोविडेंट फंड में। बची हुई है वो 30% का क्या कर देता है, उसे क्या कर लेता है, वो सेविंग में डाल देता है। और उसके एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है सेविंग के बाद का 3:4। अब यहाँ पे देखो वही चीज बता रहा हूँ बार बार। मान लो कि उस मैन के पास 100 रुपीज उसकी सैलरी है, क्लियर है, तो उसको 10% पीएफ में डाल दिया, यानी 100 रुपए अगर उसकी सैलरी है तो 10% यानी 10 रुपए उसने पीएफ में डाले, तो अब उसके पास कितने बचे, 90 रुपए। तो यानी क्या उसकी रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर 90 रुपए उसकी रिमेनिंग है, रिमेनिंग में से क्या कहा था, ये चीज ध्यान रखो, कई बार स्टेटमेंट में दिया होता है ही सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग, यानी बची हुई सैलरी का 30%, यानी यह नहीं कि टोटल का 30%, बची हुई सैलरी का। तो यानी बची हुई सैलरी कितनी है, 90 है, तो इसका 30%। देखो 90 का 30% ओरली कैसे निकालोगे, 90 का 10% 9, तो 30% होती है 27, यानी 27, यानी 27 रुपए इसने क्या किए, सेव कर लिए, यानी इसकी सेविंग हो गई। ठीक है, 27 प्लस 3 कितना होता है, 30, 30 प्लस 8 90, यानी 63 रुपए उसके क्या हो गए, बचे हुए एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो यानी कि द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन ग्रोसरी इज दिस। तो ये एक्सपेंसेस मेडिसिन और ग्रोसरी में डिवाइड कर दो और आपका जो भी चीजें आपको दे रखी है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लो। अब मेडिसिन और ग्रोसरीज में कैसे डिवाइड करोगे, ये मेडिसिन होगा, ये ग्रोसरी हो गई। मेडिसिन और ग्रोसरी में 3:4 में, यानी ये 3 4 7 यूनिट की वैल्यू आपको 63 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो यानी मेडिसिन 9 है 27 और ग्रोसरी 9 चौके 36। क्लियर है, यानी अगर इसके पास मैन के पास 100 रुपए होंगे ना, तो 27 रुपए वो मेडिसिन में खर्च करेगा, 36 रुपए ग्रोसरीज में, 27 रुपए सेविंग, 10 प्रोविडेंट फंड में। इस तरीके से उसकी सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि मेडिसिन की वैल्यू दे रखी है 2700, यानी इस 27 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2700 रुपए दे रखी है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 रुपीज आ जाएगी। और हमसे क्या पूछा था, उसकी मंथली सैलरी, जबकि उसके पास 100 रुपए हमने माना था, तो एक रुपए की वैल्यू अगर 100 के इक्वल है तो 100 की कितनी हो जाएगी, 10,000। सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितना शॉर्ट और इजी तरीके से आप इसको कर सकते हो। और एक चीज और है, ये जो चीजें मैं पूरा लिख रहा हूं ना, ये रियल एग्जाम में आपको नहीं लिखना, कहीं आप ये लिखने बैठ जाऊं, ये माइंड कैलकुलेशन पे वर्क करेगा। ठीक है, ये चीजें जितनी ज्यादा हो सके आप शॉर्ट करो, क्योंकि पीएफ अलग से लिखना, रिमेनिंग, ये आपको जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं ना एग्जाम के, वो उठाओ। जैसे आपने देखा कि 10% पीएफ पे करता है, 30% रिमेनिंग सेव करता है, अच्छा एक्सपेंसेस का रेशियो दे रखा है। आपने एट द एंड क्या देखा कि मेडिसिन पे इतना खर्च कर रहा है, यानी मुझे ये पता करना अगर उसके पास 100 रुपए है तो उसमें से मेडिसिन पे कितने खर्च करे। तो 100 रुपए उसने आपकी सैलरी थी और आपको मंथली सैलरी ही पूछा था ना, तो आपके माइंड में ये चीज आना चाहिए, मुझे मेडिसिन की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। तो आप सीधा क्या करो कि यहाँ पे हमने देखा 10% पीएफ पे, यानी 90 बचे, 90 का 30% उसने किस पे डाले, सेविंग पे, 90 का 30% यानी 27, यानी 63 बच गए। 63 का ये एक्सपेंसेस का रेशियो दे दिया, यानी कि एक की वैल्यू 7 हो गई, तो 9 हो गई, 9 थी 27, 27 मेडिसिन पे, यानी 27 की वैल्यू 2700। इस तरीके से आपके माइंड में चलना चाहिए चीजें, तब जाके आप उस चीजों को कवर अप कर पाओगे। जो बच्चे बोलते हैं, जिनके आप मार्क्स देखते हो कि 30 के अराउंड आपके रहते हैं, या ज्यादा से ज्यादा क्लरिकल में और भी ज्यादा चले जाते हैं मार्क्स, क्योंकि वो इजी लेवल का होता है, तो इसीलिए जाता है। क्यों, कोशिश करते हैं पेन और पेपर में थोड़ा सा शॉर्ट से शॉर्ट चीजें करें। और ऊपर से आपके माइंड में कभी आप ये चीजें सोचना कि ये क्वांट इतना इजी है आपके लिए। ओवरऑल अगर बैंकिंग की बात करें ना तो आपके पास एडवांस मैथ है, ठीक है, ना आपके पास एडवांस मैथ है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ठीक है, ना ही ऐसी कुछ टॉपिक्स है जिससे आपको ज्यादा ही डीप नॉलेज की जरूरत है। लिमिटेड टॉपिक्स है जिसमें आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर कर सकते हो। और क्वांटिक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जितना अच्छे से आप एक बार पढ़ लो, एक बार आप इसके बेसिक्स क्लियर कर लो, और आप ये आपको कभी भी ना शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें इन्हीं बेसिक से निकल के आती हैं। क्या निकल के आती है, बेसिक से शॉर्ट ट्रिक। क्यों, क्योंकि आप उसमें से 2-3 स्टेप खा जाते हो। मान लीजिए आप, मैंने पीछे कुछ वीडियोस में आपको एग्जांपल दिया था, आप अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हो, डेली जा रहे हो, ठीक है, मतलब आप वहां से आपका जो बर्थ है वहीं हो, आप वहीं पैदा हुए, आप बड़े हुए वहां पे, तो आप डेली वहां जा रहे हो, तो आप क्या करते हो, सीढ़ियों को कई बार स्किप कर देते हो जाते जाते। जैसे एक पहले स्टेज पे चढ़े, फिर आप सीधा तीसरे पे चले गए, या फिर आप 5वें पे चले गए, तो आपको क्या है, आपको एक्सपीरियंस हो गया उसका आने जाने का, आपको पता है कहाँ कैसे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, आप गिर नहीं सकते उनसे। लेकिन आप फर्स्ट टाइम पे कहीं भी जा रहे हो तो आप सीधा तो नहीं चढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि यार फर्स्ट टाइम कोई कहीं जा रहे हो, फर्स्ट टाइम अपने सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो, तो आपके माइंड में डर रहता है कि आप गिर जाओगे। तो वही चीज होती है, फर्स्ट टाइम में शॉर्ट ट्रिक कभी काम नहीं आते। आप याद रखोगे, या हो सकता है कि आपको याद ना हो, वो चीजें याद ना रहे एग्जाम में, लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप एक एक स्टेप करके जा सकते हो वहां पे। लेकिन जब आप उस पर एक्सपीरियंस हो जाते हो तो वही क्या करते हो, आप सीढ़ियां छोड़ देते हो। वही चीज होती है कि आप बेसिक सीख लेते हो ना, तो कुछ स्टेप्स आप बीच में गायब कर देते हो, क्योंकि आपके वो माइंड में कैलकुलेट हो जाते हैं। यही फर्क होता है बस उसका, और शॉर्ट ट्रिक का कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं होता। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4। अब ये पॉपुलेशन बेस्ड भी क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, एक काइंड ऑफ सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होता है। इसमें बोला जाता है कि कुछ पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, कब डिक्रीज हुई, ओवरऑल एट द एंड पूछ लेंगे या फिर प्रीवियस में आपके पूछ लेंगे। तो इस क्वेश्चन ये आईबीपीएस क्लर्क 2020 में पूछा गया था। क्या था क्वेश्चन में? द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज डिक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर and then increase by 20% in the second year. Find the population of the village at the end of the second year if 2 year ago it was this, यानी 15,000। यानी स्टार्टिंग ईयर में उसके पास 15,000 जो किसी भी पर्टिकुलर विलेज की पॉपुलेशन है, फर्स्ट ईयर 10% घट के सेकंड ईयर 20% बढ़ जाती है। तो बताइए 2 साल के बाद क्या होगा? इसको करने के 2 मेथड है। या तो आप मान लो सक्सेसिव, अगर आपको अच्छे से कैलकुलेट करना आता है तो ओरली कर लो। कैसे? माना कि पहले साल मान लो अपने माइंड में रखो ये चीजें, आप 100 उसकी पर्टिकुलर विलेज की पॉपुलेशन है, 10% घट गई यानी 90 हो गई, फिर इसकी क्या हुआ 20% बढ़ गई, तो इसका 20% 90 का कितना हुआ? 9 दूनी 18, 18 यानी और बढ़ गई, यानी अब होगी 108। यानी ओवरऑल अगर उस पर्टिकुलर विलेज में 100 बंदे रहते हैं तो वो बढ़ के 108 हो जाए, यानी ओवरऑल 8% का इंक्रीमेंट है। तो 15,000 का 8% कितना हुआ? इसका 1% 150 होता है। 150 का 8 गुना 15 8 120 यानी 1200, यानी टोटल ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ेगी 1200। तो 1200 बढ़ेगी यानी कि 15,000 पहले थी यानी 16,200 हो जाएगी। तो ये चीजें आपके माइंड में आनी चाहिए बस। ऑप्शन बी सीधा आप टिक करो। दूसरी चीज ये है कि इसको बेसिक मेथड जो होता है कि आपने माना आपकी जो वैल्यू है वो 15,000 है, तो पहले साल कितनी 10% घट गई यानी इसका 90% निकालो। दूसरे साल 20% बढ़ गई यानी इसका 120% कर दो। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, जो कैलकुलेशन बचती है उसको कर लो। एट द एंड आपका आंसर आना 16,200। अब इस चीज में ये वाला क्या अलग चीज है, इसमें आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई, बस ये फर्क आया इसके अंदर। आपकी कैलकुलेशन की अप्रोच बढ़ गई, आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ गई। इसके लिए आपसे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग सकते हैं आपसे, ठीक है? तो 10 सेकंड एक्स्ट्रा लग गए। अब वो 10 सेकंड में, उसी 10 सेकंड में क्या पता कोई एक और स्टूडेंट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर जाए, ठीक है ना? तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपके अंदर और उसके बाकी स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये सक्सेसिव वाला ये कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैल्यूज को अपने माइंड में कैलकुलेट करो। कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो आपको लगे कि भी हाँ इसको मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे 100 मान लिया, 100 का 10% कैलकुलेट करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा, हमने सीधा बताया 10 होता है, घटा दिया, डिक्रीज हुआ है तो 90 हो गया। 90 का हमें 20% बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि 90 का 10% 9 तो 20% 18, तो 18 बढ़ गया तो यानी कि 108 हो गया। तो ओवरऑल अगर हमने देखा इनिशियली 100 थे, अब 108 यानी 8% बढ़ गए, तो इस वैल्यू के हमने 8% बढ़ा दिए। दैट्स इट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की। अब यहाँ पे देखो बहुत बार आपको बॉयज और गर्ल्स में पास फेल और ओवरऑल यहाँ पे वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इन ए क्लास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इज 60% एंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज सेम। If the boys who failed are 200% more than the girls who failed in the exam, then find the percentage of the girls who failed out of the total students. तो total students में से girls कितनी परसेंटेज फेल हुई वो बताना है। देखो इसको भी हम ट्री मेथड से करेंगे। देखो कैसे, मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर स्कूल में हमारे पास 100 स्टूडेंट है, क्लियर है? उस क्लास में पर्टिकुलर, इस क्लास में क्या कहा कि जो पास होते हैं वो कितने 60%। अगर 100 बच्चे उस क्लास में तो पास कितने हुए 60, तो यानी फेल कितने हुए 40। क्लियर है? यानी 40 बच्चे अगर फेल हुए, इसने अब क्या बोला कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज सेम, यानी बॉयज और गर्ल्स है पास हुए वो सेम है, ठीक है? हम पास वालों को एक बार साइड में रखते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में देखो कि बॉयज हु फेल द एग्जाम आर 200% मोर देन गर्ल्स, यानी बॉयज और गर्ल्स जो फेल हुए उसका रेशियो बता सकते हो कि बॉयज क्या है 200% ज्यादा है गर्ल्स से। यानी अगर गर्ल्स 1 है तो बॉयज कितने होंगे 3। ये फेल का रेशियो है। तो यानी हमारे फेल कितने हुए, अगर 100 बच्चे हैं तो 40 फेल हो रहे हैं, यानी कि बॉयज 30 फेल हुए और गर्ल्स आपकी कितनी फेल हुई 10 फेल हुई। क्लियर है? अगर 100 बच्चे इस किसी पर्टिकुलर क्लास में हैं तो उसमें से 30 बॉयज फेल होंगे, 10 गर्ल्स फेल होंगी, और क्लियर है? और ओवरऑल 40 स्टूडेंट फेल होंगे। हमें क्या बताना था, जो परसेंटेज बतानी थी गर्ल्स की जो फेल हुई है आउट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स अगर 100 मानते हैं तो 100 का अगर 10 की बात करें, 10 गर्ल्स फेल होंगे 100 में से, तो यानी कि 10% गर्ल्स फेल होती हैं। तो 10% यानी ऑप्शन नंबर सी। बताइए इसके अंदर क्या अलग था जो आपको ना समझ आए? बिल्कुल सिंपल चीजें थी, बस आपको वैल्यूज के साथ खेलना आना चाहिए, चीजों के साथ आपको खेलना आना चाहिए, आप इजीली चीजों को कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या कह रहा है? ए मैन इन्वेस्टेड 15% ऑफ हिज मंथली इनकम इन LIC and the remaining gave to his mother. Mother spent 10% of it in household expenses and she left with rupees 30,600. Find the salary of a man. सैलरी बतानी है उस पर्टिकुलर मैन की। तो वही सेम चीज है, 100 रुपीज मान लेते हैं उसकी सैलरी है, 15% है LIC में दे देता है वो, यानी 100 का 15% यानी 15 रुपए हो जाएगा।
यानी पीछे उसके पास रिमेनिंग कितना है 85 रुपीज, और वो 85 रुपीज अपनी मदर को दे देता है। ठीक है, क्लियर है। अब 85 रुपीज अगर अपनी मदर को दे देता है, उसकी मदर क्या करती है, उसका 10% है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में खर्च कर देती है, यानी इसका 10% यानी 8.5 हो जाएगा। ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, HE डाल देता हूं। तो पीछे कितना बचा है इसके पास, अगर मैं पीछे की बात करूंगा तो अपने के पास कितनी वैल्यू, इसमें से माइनस करना पड़ेगा 85 में से, तो 0.5 करोगे तो एक बार 0.5 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 8 9 बन जाएगा। 9 और फिर आपके कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना होता है 15। क्लियर है, तो 15 यानी कि यहाँ पे कितना पीछे कितना बच जाएगा 15, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 15, अगर 80 में से माइनस करते तो हमारे पास कितना बचा 76, तो 76.5 हमारे पास वैल्यू बच जाएगी पीछे, जो ये इसके पास अमाउंट बचेगी, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी कितनी 30,600। क्लियर है, इसके अलावा कोई डाउट आपको मुझे बता दीजिए, अगर जल्दी से यहाँ पे अगर किसी के पास कोई डाउट हो। अभी इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सैलरी आप निकाल दो। अब आपके माइंड में आ गया यार कैलकुलेशन बढ़ गई, यहाँ पे तो बड़े नंबर्स हैं। हमेशा एक चीज याद रखो, एग्जामिनर जो भी नंबर डालता है ना, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैलकुलेट जरूर मिलेंगे। तो क्योंकि मैंने यार 10 क्यों किया, क्योंकि मैंने नीचे एक पॉइंट हटा दिया है और मुझे सैलरी बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी थी। अब कैलकुलेट करो। अब आप सोच रहे होगे कि 306, 600, 775 नहीं जाएगा। हमेशा ये देखो कि पहले इस नंबर को छोटा करने की कोशिश करो। 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 से काटे 5 एकम 5, 2 बचेगा, 5 5 25, और यहाँ पे एक बचा 5 3 15। अब 153, 3 दूनी 6, 15 दूनी 30 होता है, यानी 2 टाइम्स इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 200 दूनी 400, 400 के आगे 2 जीरो लगा दो, यानी 40,000। तो 40,000 उस पर्टिकुलर मैन की सैलरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर ई रहेगी। क्लियर है। हमेशा अगर एग्जामिनर आपको कोई नंबर ऐसे घुमा के दे रहा है ना, तो एक चीज ध्यान रखना कि नंबर को छोटा करने की कोशिश करो, उससे क्या होगा कि वो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे। नंबर ऐसा कोई नहीं देता एग्जामिनर, अगर ऑप्शंस में आप देख रहे हो एग्जैक्ट वैल्यू है तो कभी भी वो ऐसे नंबर नहीं देगा जो पॉइंट्स में है। कैलकुलेट तो डेफिनेटली होंगे, एक दूसरे से कटेंगे जरूर, इतना कंफर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन है ना, दिखने में काफी बच्चे इसमें क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, यार पता नहीं समझ नहीं आ रहा, उसका इतना परसेंट बोला, उसका इतना परसेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, IBPS क्लर्क 2016 में पूछा गया है। क्या कह रहा है, 5% ऑफ वन नंबर x is 25% मोर देन द अनदर नंबर y। यानी कि कह रहा है कि एक नंबर है x, उसका 5% है, 25% ज्यादा है दूसरे नंबर y से, जबकि डिफरेंस दे रखा है दोनों नंबर के बीच में 96। तो x की वैल्यू बताओ। तो देखो 5% ऑफ x वो क्या है, 25% ज्यादा है y से, यानी इस वैल्यू का 125% कर दो। अब मैंने ये क्यों किया, आपने तो ये कहा था कि y से 125% ज्यादा है, तो मैंने y का 125% क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज को इक्वल रखी हैं। इक्वल रखेंगे ना तो दोनों वैल्यूज को, नंबर्स को इक्वल रखना पड़ेगा। तो यानी अगर ये 5% ऑफ x है, वो 125% ऑफ y होगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ये 100 से 100 कैंसिल आउट कर दो, 5 से कैंसिल आउट करोगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 5 25। तो यानी x और डिवाइडेड बाई y, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 25, y की आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, तो यानी y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x वो नंबर 25 होगा, y होगा 1। अब आप ये सोच रहे होगे कि तो ऑप्शन में तो 25 है ही नहीं, तो ये कैसे हुआ। अब इसने क्या बोला था, डिफरेंस बोला था नंबर्स के बीच का 96 है। तो इन दोनों के नंबर के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 25 में से एक गए 24, यानी 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, कितनी 96, और हमें x की वैल्यू यानी 25 के बता रही। 24 चौके 96 होते, तो 25 चौके कितना हो जाएगा 100, यानी वो नंबर कितना हो गया 100 हो गया x, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बताओ कुछ दिक्कत है इसके अंदर। दिखने में बहुत सिंपल रहता है, विद इन सेकंड्स आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब आपने कंजप्शन बेस्ड क्वेश्चंस आपने काफी बार देखा होगा, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स कंजप्शन बी रिड्यूस्ड सो दैट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। यानी एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। प्राइस बढ़ के 25% बढ़ गया, तो हमें बताओ कि अपनी कंजप्शन यानी जो खपत है वो कितनी कम करनी पड़े। अब देखो कंजम्पशन और ये जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको एक ही टाइप है, बस स्टेटमेंट चेंज कर देता है। कभी यहाँ पे दे देता है कि व्हीकल के ऊपर बेस्ड, की व्हीकल का फ्यूल की जो रेट है इतने % इंक्रीज हो गए, तो उसकी कंजप्शन कितनी करेगा, एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे बेस्ड है। ठीक है, फ्रैक्शंस वैल्यूज अगर आपको आती हैं तो इसको आप इजीली कर लोगे। देखो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इनिशियली जो चीजें हुई हैं और फाइनली वो चीजें हुई हैं। प्राइस की बात करें, इसने क्या कहा कि 25% इंक्रीज होगा। अब 25% की फ्रैक्शंस वैल्यू क्या होती है 1/4। अब बढ़ा है, यानी कोई भी वैल्यू पहले 4 थी, यानी कोई भी प्राइस 4 था, वो 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 5 हो गया। अब यह कह रहा है कि कंजम्पशन आपकी कितनी घटाएं कि जो एक्सपेंडिचर है
वो सेम रहे। तो एक्सपेंडिचर हम दोनों क्या मानेंगे इसमें, इन दोनों का एलसीएम यानी 5 और 4 का एलसीएम यानी 20, यानी हम दोनों केस में अपना जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रखना है, क्योंकि इसने मेंशन कर रखा है सो देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर, यानी इसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर प्राइस 4 है तो हमें 20 रुपए खर्च करने हैं, तो कंजप्शन पहले 5 होती थी, अब कितनी होगी, अब ये 4 होगी, क्योंकि 5 चौके 20 होता है। ठीक है, रेट अगर 5 है तो अभी 20 का ही हमें खरीदेंगे तो 4 आएगा। क्लियर है, यानी पहले कंजप्शन 5 थी अब हो रही 4, यानी कितनी डिक्रीज हो रही है, 1, कहां से, 5 से। तो 1/5 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 20% की, यानी 20% हमें अपनी कंजप्शन कम करनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। और इसको आप ओरली भी बता सकते हैं बिना पेन पेपर, क्योंकि ये चीजें ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, आपके माइंड में इजिली हो सकती हैं, क्योंकि जो ये नंबर है ना 25% आप प्रैक्टिस कर रहे होगा ना, यही ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट यही मिलता है, ज्यादा कुछ अलग चीजें नहीं मिलती। ज्यादा से ज्यादा कई बार क्या होता है एग्जामिनर ये डाल देता है 33.33% कि रेट इतने बढ़ गए, तो वही चीजें हैं। अगर फ्रैक्शंस वैल्यू पता है तो आप इजीली कर लोगे, नहीं एक अल्टरनेट ये करोगे, आप 100 रुपए मानोगे पहले, अब 25% बढ़ के 125 हो गया, तो इन दोनों का एलसीएम लेने में आपको गड़बड़ होगी। ठीक है ना, उसमें आप कैलकुलेशन में गड़बड़ कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाए। तो फ्रैक्शंस वैल्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ये चीजें बोली थी आपको कि एटलीस्ट 1/20 तक याद कर लो। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं हो परसेंटेज में ही काम आएंगे, सिंप्लीफिकेशन में काम आती है। बहुत बार मैंने देखा है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यूज के क्वेश्चंस आपके आते हैं, डीआई में जरूर काम आती है, बहुत बार आती है, इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो। ठीक है, परसेंटेज में तो आते ही आते हैं, बहुत बार रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रेशियोज निकालने होते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं परसेंटेज की वैल्यूज का यूज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप कभी भी स्किप मत करो, याद करो। 1/20 तक मैंने आपको बोला है, हो सके तो आप ज्यादा करो। ठीक है, और जो बीच में वैल्यूज होती हैं जैसे 87.5, 37.5, 56.25%, तो ये थोड़ा सा ज्यादा याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आईबीएस क्लर्क 2020 में पूछा गया था, ये क्या है, काइंड ऑफ रेशियो है। आपको जैसे परसेंटेज वैल्यूज दी जाती है कि इसका इतना परसेंट उसके इक्वल होता है, इसका उतना परसेंट इसके इक्वल होता है, और किसी एक की वैल्यू दे देंगे, एट द एंड आपको रेशियो निकाल के ही वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्या बोल रहा है, 24% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ पी है, वो किसके इक्वल है, 32% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ क्यू, एंड 16% ऑफ मंथली सैलरी है क्यू की, वो किसके इक्वल है, 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ आर। क्लियर है, तो यहाँ पे मंथली सैलरी है आर की वो दे रखी है 48,000, और पी और क्यू की जो इनकम है उसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है कि जो पी की जो 24% मंथली सैलरी है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 32% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ क्यू। अब देखो ये तो मैं लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है, ये परसेंटेज आपको पता है कटेंगे, आप सीधा ये रखो कि 8 से काटोगे, 8 से 24 और 8 चौके 32, यानी पी टू क्यू का जो अगर रेशियो निकालेंगे तो पी का आ जाएगा 4 और क्यू का आ जाएगा 3। क्लियर है, अब सेम इसी तरीके से क्यू की जो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि क्यू की 16% जो सैलरी है, यानी 16% ऑफ क्यू, तो 16% ऑफ क्यू है वो आर के 20% की इक्वल है। क्लियर है, ये तो कटेंगे, आपको लिखना नहीं है यहाँ पे, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए लिखे हैं। 4 चौके 16, 4 5 20, यानी क्यू टू आर का जो रेशियो दे रखा है आपको 5:4 आएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ आया। अब ओवरऑल अगर आपको रेशियो निकालना आता है तो यहाँ से आप निकालो पी क्यू आर का रेशियो कैसे आएगा। देखो अगर रेशियो नहीं आता ना निकालना, तो पी क्यू आर का देखो, सबसे पहले जो भी डेटा है पहले वाला पी और क्यू का उसको लिखो 4:3। अब इसी रो में नहीं लिखोगे, इसके नीचे लिखो, क्यू का क्यू के नीचे, आर का आर के नीचे। क्यू का कितना आया, 5:4, क्यू और आर का। अब ये जो स्पेस बचते हैं ना, इनको कैसे लिखना, देखो यहाँ पे आर का ये वाला जो डेटा गायब है, इसके लेफ्ट राइट में जो वैल्यू है वो लिख लो। लेफ्ट में कितनी है, 3 है, और यहाँ पे पी का जो गायब है इसके राइट में कितनी है, 5 है, लिख लो। अब जो भी नंबर है इनको मल्टीप्लाई करो, जैसे 5 चौका 20, 3 5 15, 4 3 12, तो पी क्यू आर का ओवरऑल रेशियो ये आ गया। क्लियर है, और आर की इनकम दे रखी थी 48,000, यानी इस 12 यूनिट की वैल्यू 48,000 है। क्लियर है, तो यहाँ पे एक की कितनी आ गई, 12 चौके 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000 रुपए। अब हमें डिफरेंस पूछा है पी और क्यू की इनकम के बीच में, पी और क्यू की इनकम के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 यूनिट का। ठीक है, और 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 है, तो 4 5 कितना हो जाएगा, 20,000, यानी इन दोनों की इनकम के बीच में 20,000 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इनकम पूछते हैं इंडिविजुअली तो वो भी निकाल सकते हो, पी आर का डिफरेंस, क्यू आर का डिफरेंस, पी क्यू का डिफरेंस, कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हो। अब इसको, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन बताया, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हो आप। 24% है, 32% है, तो 8 3 24, 8 चौके 32, पी क्यू का रेशियो आपके माइंड में 3 4 आना चाहिए, यानी 4 3 आना चाहिए। सीधा आप सीधा ये लिखते 4 और 3,
अब ये पी क्यू आर भी नहीं लिखते आप, क्योंकि आपको पता है ऊपर पी क्यू आर आना, इसको लिखना क्यों फिर। सेम यही इसी तरीके से 4 चौके 16, 4 5 20, यानी इसके नीचे 4 5 लिख देते। आपको पता है 3 आएगा, इसको क्रॉस करके 15 कर देते हैं, 4 3 12, और यहाँ पे अगर जस्ट सेकंड कितना किया हमने, सॉरी रिवर्स कर दिया, नहीं ये 5 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा, थोड़ा सा हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया। ठीक है, ये गलतियां होती है डेफिनेटली हो जाता है, बहुत बार ये चीजें होती है। तो इसको 5 4 यहाँ पे कर देते, तो यहाँ पे 4 3 12 हो जाता, 5 3 15 और 5 चौके 20, ये रेशियो आप सीधा लिखते। और 12 की आपको पता है 48,000 है, तो एक की वैल्यू 4, तो इनके बीच में 5 5 चौका 20, ये इतना आपको करना था। अब आप बोलोगे कि सर आपको तो पता है, आपने क्वेश्चन देख लिया, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसको समझते में इतने में 10 सेकंड से 15 सेकंड निकल जाते हैं। देखो ये प्रैक्टिस का खेल है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वही क्वेश्चंस आते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो, ये चीज तो कंफर्म्ड है। लिमिटेड सिलेबस है, आपको पता है कि टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, अब उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है ना। प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो चीजें माइंड में आने लगेगी, यार ये डेटा दे रखा है, अच्छा ये है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पास नहीं है, लाइक एसएससी की तरह आपके पास बहुत सारा सिलेबस नहीं है, वाइड सिलेबस नहीं है, लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछता है, सारी चीजें लिमिटेड है, और उसको आप नंबर ऑफ टाइम जितना प्रैक्टिस करोगे ना, वो एक आपने काफी बार सुना भी होगा कि एक चीज को आप 1000 बार प्रैक्टिस करो ना, वो सबसे खतरनाक होती है एज कंपेयर टू 1000 चीजों को एक बार प्रैक्टिस करने से। क्लियर है। मान लो एक ही चीज को बार बार कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, 1000 टाइम कर रहे हो, तो उस पर आपकी पकड़ बन जाती है, उस पर आप चाहे आंख मीच के भी कुछ कर सकते हो, आंख बंद करके भी उस चीजों को आप वो कर लोगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्या दे रखा है, 280 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए एंड बी पास द एग्जाम एंड 20% एंड 10% फ्रॉम ए एंड बी डिड नॉट पास द एग्जाम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जाम फ्रॉम बोथ द स्कूल। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कहा कि 200 और 180 स्टूडेंट है, ए और बी से पास होते हैं, 20% ए से, 10% स्टूडेंट बी से वो पास नहीं होते। तो देखो मैं सबसे पहले मैं मान लेता हूँ स्कूल ए में 100 बच्चे हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि स्कूल ए में से 100 जितने भी बच्चे होंगे उसके 20% फेल होंगे, यानी पास कितने होंगे, 80%। ठीक है, अगर पास 80% होंगे यानी 100 का 80% यानी 80, तो इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 200 की। 200 अगर 80 यूनिट्स की वैल्यू है और मुझे टोटल स्टूडेंट चाहिए, तो 100 की वैल्यू निकालो। क्लियर है। तो 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 दूनी 8 और 4 5 20, 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 50 हो जाएगा, तो 50 5 250 यानी 250 स्टूडेंट ए में हो जाएंगे। सेम आप बी से करो, बी में भी मैंने माने 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से 10% क्या हो जाते हैं, पास नहीं होते, यानी 90 तो पास होते हैं, तो यानी पास वाले कितने 90%। अगर 90% पास है जिसकी वैल्यू 180 दे रखी है, अगर 90 यूनिट की वैल्यू 180 दे रखी है, तो 90 दूनी 180 होता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 100 की कितनी हो जाएगी 200, यानी बी में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 200 है, ए में कितने हैं 250 है, तो टोटल कितने हो गए 450। दैट्स इट। तो यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक आपको कोई डाउट। अब ओवरऑल अगर मैं पूरे परसेंटेज टॉपिक की बात करूं ना, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें सिर्फ एक ही चीज आप सबसे ज्यादा याद रखो, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस वैल्यू। ठीक है, अगर एक बार वो चीजें आप अच्छे से कर लोगे ना परसेंटेज टू फ्रैक्शंस को, फिर आप फंसोगे नहीं। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में नहीं फंसोगे, कहीं नहीं फंसोगे आप, ओवरऑल क्वांट में काफी चीजों में तो यहाँ पे ये करने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑलमोस्ट पूरा क्वांट में बहुत सारी यानी अराउंड 30% वैल्यूज में 30% क्वेश्चंस में आपको परसेंटेज का यूज आपको डेफिनेटली मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन में मिलता है, बहुत बार आपने देखा है। और क्वांटिटी के कुछ टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जैसे 20% ऑफ x इज इक्वल टू दिस, तो वो चीजें में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। और ओवरऑल डीआई में तो आपको पता है परसेंटेज का एक क्वेश्चन तो होता ही होता है, कई बार 2 भी हो जाते हैं कि उससे कितना परसेंट कम ज्यादा है या उसका कितना परसेंट रहता है। टेबल्स होती हैं या फिर जैसे कई बार क्या होता है आपको पाई चार्ट दे दिया, टोटल वैल्यू दे देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक पाई चार्ट है, उसकी टोटल वैल्यू दे दी मैंने 1500 और ए बी सी करके अलग अलग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उसमें परसेंटेज की वैल्यूज दी होती है। अब परसेंटेज की वैल्यू आपको ओरली कैलकुलेट करनी आती है। मान लीजिए इसी को ले लो, इसको अगर मैं बात कर दूं कि मेरे पास 33.33% है ए का, तो इसका 1/3 यानी मुझे पता है 500 हो जाएगा। तो ये होता है, ऐसा है कि इसको करने पर बहुत सी चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी। और अगर आप टेबल स्क्वायर क्यूब कर लोगे तो ऑलमोस्ट पूरा क्वांट आपके हाथ में है। ठीक है, आप कहोगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कॉन्सेप्ट कहां गए। कॉन्सेप्ट इन्हीं की चीजों में घुमा रखे हैं और कुछ नहीं है उसके अंदर। क्या है क्वांट के अंदर, टोटल कैलकुलेशन ही तो है, इसके अलावा क्या चीज आपको नहीं है, कुछ ऐसा है जो नहीं समझ सकते। इसमें पूरे में के अंदर आप देखो क्वेश्चन को एक बार समझने के बाद सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी होती है आपको, वो स्पीड जिसकी ज्यादा है वो कर लेगा। नेक्स्ट, अभी सक्सेसिव वाला है क्वेश्चन, आपने सक्सेसिव को मैंने पीछे भी बताया था आपको,
क्या दे रखा है, व्हाट परसेंटेज चेंज इन द सैलरी ऑफ अमित इफ इट इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 25% देन इंक्रीज बाय 30%। तो यानी कि कितना चेंज होगा ओवरऑल आपको बताना है। तो इनिशियली मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, अब मान लो कि अमित की सैलरी 100 रुपीज है, ठीक है, पहले वो 25% घट गई, इसका 25% घट गई, यानी 25 रुपए घट गया, तो 75 रुपीज हो गया। क्लियर है ना, 100 का 25% कैलकुलेट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन इंक्रीज हो गई कितनी, 30%, यानी ये 25% घटी है, ये 30% बढ़ गई। अब 30% आपके माइंड में आएगा, यार 30% कैसे कैलकुलेट करें, तो इसका 10% तो बता ही सकते हो कितना होता है, 7.5 है। तो आप ये काम करो, सीधा आप ये चीज को माइंड में रखो कि यार 7.5 है, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 5 15 1 कैरी 7 21 22 यानी 22.5 बढ़ गई, ठीक है। तो 0.5 इधर कर दो, 5 2 7 और 7 2 9, यानी 97.5 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने देखा कि आपकी सैलरी 100 रुपीज थी पहले, लेकिन अब जो सैलरी फाइनली कितनी होगी 97.5, यानी आपकी सैलरी तो घट गई, कितनी घटी है 2.5। इन 2.5 का ओवरऑल अगर आप देखोगे आपको लॉस हुआ है, यानी डिक्रीज हुई आपकी सैलरी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है 100 माना, 10 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, 20 40 60 जो भी आपको वैल्यू मन करे वो मानो, लेकिन 100 क्यों माना जाता है, मोस्टली आपने देखा होगा कहीं भी 100 इसलिए माना जाता है कि इसको हम इजीली परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 100 का 25% हम इजीली 25 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो बस यही डिफरेंस होता है। नेक्स्ट, अब एक इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी रहते हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे IBPS 2019 में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिखने में उतना आसान है लेकिन है नहीं। देखो क्या बोला गया था इसने, यानी इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गेट 58% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 10% ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, इफ द विनिंग कैंडिडेट गेट 152 votes more than the other, then the number of votes which decided the winning candidate is what percent more than the number of invalid votes। ये लास्ट वाली स्टेटमेंट ना काफी अच्छी है। इसने बोला कि इलेक्शन है दो कैंडिडेट के बीच में, एक कैंडिडेट को 58% वोट मिलते हैं टोटल वैलिड वोट के। देखो वोट दो टाइप के होते हैं, एक होता है इनवैलिड और एक होता है वैलिड। इनवैलिड वोट काउंट नहीं किए जाते, वैलिड वोट काउंट किए जाते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कहा गया था कि 10% है, जितने भी टोटल वोट जिन लोगों ने दिया उसके वजह से 10% तो इनवैलिड हो गए, यानी 90% वैलिड हो गए, ठीक है। विनिंग कैंडिडेट को 1152 वोट एक्स्ट्रा मिले हैं जो दूसरे कैंडिडेट से। अब इसने कहा कि नंबर ऑफ वोट जो डिसाइड करते हैं कि विनिंग कैंडिडेट कितने परसेंट ज्यादा है इनवैलिड वोट्स के, यानी सबसे पहले आप इनवैलिड वोट निकालो। यहाँ पे देखो हमने माना हमारे पास टोटल 100 वोट है, कितने वोट है 100 वोट है, तो उसमें से 10% इनवैलिड है, तो 100 का 10% यानी 10 हो जाएगा, ये क्या होगी इनवैलिड वोट है। तो आपके वैलिड वोट कितने आ जाएंगे 90। क्लियर है, ये क्या हो गया आपके वैलिड वोट। अब वैलिड वोट का 58% है टोटल वैलिड वोट्स का, उसको विनिंग कैंडिडेट को मिलता है, यानी ये होगा विनिंग कैंडिडेट, ये हो गया आपका लूजिंग कैंडिडेट। तो 90 का 58%, कोई भी एक वैल्यू निकालो। तो आपको सीधा ऐसे नहीं लिखना है कि आप ऐसे करके कैलकुलेट, आपके माइंड में क्या आना चाहिए इसको देख के, आपको पता है 90% एक जीरो कट जाएगी, नहीं मुझे 9 की 58 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 9 8 कितना होगा 72, 7 करिए 9 5 45, 45 प्लस 7 52, यानी 52.2%, सॉरी 52.2, ठीक है ना, परसेंट नहीं है भाई। यानी कि अगर 100 वोट है उसमें से विनिंग कैंडिडेट को 52.2 मिलेंगे और बाकी के बचे हुए 90 में से मिलेंगे। अभी इसमें से ऐसा नहीं है कि ओवरऑल यहाँ पे इनवैलिड भी हमने माइनस किया है, तो 0.8 इसको कर दोगे तो कितने हो गए 53, और 53 प्लस 7 कितना हो जाएगा 60, 60 और प्लस 30 90, यानी लूजिंग कैंडिडेट को कितने मिलेंगे 37.8। क्लियर है इतना आपको। अब इसने कहा कि विनिंग कैंडिडेट 1152 वोट ज्यादा मिलते हैं अदर से, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1152 वोट का है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 में से 8 गए तो कितने बचेगा 4, ठीक है। यहाँ पे 11 में से 7 गए तो कितने बचेंगे 4, और 4 में से 3 गया 1। क्लियर है, यानी 14.4 की वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी 1152 की इक्वल दे रखी। अब 14.4 की यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, पॉइंट हटाने के लिए मैंने ऊपर 10 कर दिया। आपको 100 वो वैलिड वोट्स टोटल वोट नहीं निकालने, आपको ये स्टेटमेंट देखो, द नंबर ऑफ वोट्स व्हिच डिसाइड द विनिंग कैंडिडेट इज व्हाट परसेंट मोर देन द नंबर ऑफ इनवैलिड वोट। आप इनवैलिड वोट से जो विनिंग कैंडिडेट कितने परसेंट जो वोट्स हैं वो ज्यादा है जिन्होंने डिसाइड किया है, तो आप इनवैलिड वोट निकालो, यानी सिर्फ 10 की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं कितने से जाएगा, 2 से काटो पहले, 2 5 10, 2 से 2 7 14, और 2 से काटा 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और कितने से जाएगा ये, रुको ये आई थिंक डायरेक्टली इसको 5 से मत काटो, इसको 5 से मत काटो, ये डायरेक्टली इसी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, इसका 8 टाइम्स कैंसिल आउट करो। देखो 8 से मल्टीप्लाई करो 144 को, 8 चौके 32 होता है, 3 कैरी, 8 चौके 32 प्लस 3 35, 3 कैरी 8 1 8 3 11, यानी एग्जैक्टली 8 टाइम्स कैंसिल आउट होगा। यानी टोटल जो इनवैलिड वोट है हमारे पास 800 है।
अगर टोटल इनवैलिड वोट आपके पास 800 हैं और यहाँ पे विनिंग कैंडिडेट है, देखो इसने ये स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है, एक बार फिर से समझ लो। इफ द विनिंग कैंडिडेट गेट्स 1152 votes more than the other, the number of vote which decided the winning candidate is what percent more than the number of invalid votes। तो यानी कि जो विनिंग वोट्स है कितने ज्यादा वोटों से जीता है, 1152। तो 800 और 1152 के परसेंटेज के बीच का जो कितने परसेंट ज्यादा है वो आपको बताना है। तो 1152 है, 800 से कितना ज्यादा है, 352 ज्यादा है। तो 352 इधर कर देते हैं, 352, क्योंकि देखो 1152 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 352। और हमें इनवैलिड वोट का कंपैरिजन करना है 100, 20 से 20, 8 से कैंसिल आउट करोगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी 44% वोट्स ने यहाँ पे डिसाइड किया इनवैलिड वोट के कंपैरिजन में। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। यहां तक आपको कोई डाउट? देखो जो स्टेटमेंट है ना वो समझने वाला था यहाँ पे, अगर जिसने स्टेटमेंट समझ लिया तो वो कर लेगा, और जो नहीं समझ पाया वो तो फिर फंस गया वहां पे, क्योंकि इसने यही चीज को बोला है कि जो इनवैलिड वोट है, जो विनिंग वोट जिन्होंने डिसाइड किया कि ये कैंडिडेट विन होगा, उसका कितना परसेंट ज्यादा है, ठीक है ना। तो विनिंग वोट हमें ऑलरेडी पता है कि 1152 वोटों से जीता है, तो यानी यही वोट है जो डिसाइड करते हैं विनिंग कैंडिडेट को, ठीक है। अगर इससे कम होते तो दोनों के वोट बराबर हो जाते हैं। तो 1152 है वोट है वो कितने ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है इनवैलिड वोट से, ये स्टेटमेंट में पूछा था। तो आपको टोटल वोट निकालने की जरूरत नहीं, सीधा इनवैलिड निकालो, आपको पता है विनिंग कितने से ज्यादा है, कितने कैंडिडेट कितने वोट ज्यादा मिले थे, तो वहां से आप निकालो। और ये स्टेप आपका बच जाता है कि आप टोटल वोट निकालते फिर विनिंग कैंडिडेट के अलग से वोट निकालते, तो उसमें कोई अलग थोड़ी निकलता। क्लियर है, ये चीजें समझ आई। तो ये ओवरऑल आपका प्रीवियस ईयर का सिनेरियो था। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैटर करते हैं, आपको पता है कि हर शिफ्ट में क्वेश्चंस आता है, ऐसे लास्ट ईयर में बहुत सारे शिफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। क्लियर है, तो हम क्या करते हैं, एक टाइप के क्वेश्चंस को उठा के आपको प्रैक्टिस की यहाँ पे ओवरऑल सिनेरियो दे देते हैं कि भाई इस बेस पे ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए, ठीक है। सेम क्वेश्चंस को आप मल्टीपल टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके पास बुक है एंट्री ऐप के लिए, आपको डेली वहां पे आपको क्विजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप टेस्ट सीरीज अगर आपने परचेज कर रखी है तो वहां पे आपको बहुत सारे टेस्ट हैं जो सेम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बेस्ड के ऊपर ही आपके लिए तैयार किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा वीडियोस हमारी रहती हैं, तो आप जितनी ज्यादा इन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ओवरऑल अगर हम बात करें ना, आपके पास ये 12 क्वेश्चंस का सेट था, इसमें जितने भी प्योर क्लैरिकल में टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए वो सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट रह जाती है, कुछ भी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपको नहीं समझ आते हैं, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपकी जो भी डाउट होती है वो हम डेफिनेटली चेक करेंगे, और जो भी डाउट होगी वो कोशिश करेंगे कि आपके सोल्व करें, वहीं कमेंट सेक्शन में आपकी डाउट सोल्व हो जाएगी। अदरवाइज अगर नहीं लगा तो उसकी सेपरेट कोई वीडियो बना के मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि भाई परसेंटेज में मुझे ये टॉपिक वीक लगता है या फिर इसमें आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, तो वो बताइए, हम डेफिनेटली उस पर वीडियोस लेके आएंगे। और सब पे स्पेशली अगर मैं मेंस की बात करूँ, मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में भी कहीं आपको बोला था कि अगर आप मेंस के लिए टारगेट कर रहे हो ना, या फिर आप चाहते हो कि आपका अरिथमेटिक का सेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो ना उसकी मेंस की डीआई करो। हर टॉपिक की जितनी भी मेंस की डीआई कर सको, 2, 3, 4, तो वो करो। ये क्यों जरूरी है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं कि भाई ये कर लो, ये निकाल लो, आपको भी पता है यार, इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो, आपको ये भी पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन मेंस की जो डीआई होती है ना, उसमें अलग ही सिनेरियो होता है, आपको कुछ डेटा मिसिंग होता है, कुछ आपको निकालना होता है, कुछ आपको हर क्वेश्चन के साथ चेंज किया जाता है, तो उसमें क्या है, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज आ जाती है कि आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो। अच्छा ये इस तरीके से कैलकुलेट होता है, ओके। तो आप एक किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे फिक्स नहीं हो जाते कि आपको ये नहीं होता कि इतना वैलिड वोट है, इनवैलिड है, तो ये आपको फिक्स होते हैं कि इतना टोटल वोट में से इतना वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, उसको विनिंग को इतना मिलेगा, लूजिंग के इतना कम ज्यादा है। तो वो एक स्टेटमेंट फिक्स्ड है आपके लिए, आपके माइंड में सेट हो जाता है जब आप उसको सीखते हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। लेकिन डीआई का कॉन्सेप्ट अलग है, डीआई में आप अलग तरीके से चीजों को दिया जाता है, हर डीआई अलग होती है, उसमें चीजों को घुमा के दिया जाता है, कोई स्टेटमेंट नहीं दी जाती आपको वहां पे। तो वो आपके कॉन्सेप्ट को एक अच्छे से रियलिस्टिक वे में आपको अच्छे से याद हो जाते हैं, अच्छे से आप उनको कवर अप कर पाते हो। अगर कोई आपका वीक सेक्शन होता है तो वो भी आपको पता लग जाता है, यार मुझे ये नहीं निकल रहा मुझसे, तो ये मेरा एक कहीं ना कहीं टाइप यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चंस में अगर ये चीज पूछी जाती है तो मैं फंसता हूँ। तो आप कोशिश करो कि मेंस की डीआई आप लगाओ, स्पेशली अरिथमेटिक के अगर आप टॉपिक कर रहे हो तो। क्लियर है, चलिए फिर सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई भी डाउट है तो प्लीज वो जरूर शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड